हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा राहुल गांधी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक पप्पू बनकर रह गया और एक कुत्ता बनकर रह गया। तो क्या हमें ऐसा चाहिए इंसान व्यक्ति जिसको देश का बच्चा बच्चा पप्पू बुलाए और पाकिस्तान देश का बच्चा बच्चा जिसको कुत्ता कहकर बुलाए? दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मोग्राफी एंड सोशल क्लिप्स में। एक रिएक्शन वीडियो लाया हूँ। भारत की दो शेरनियां हैं। एक तो शेरनी नंबर 1 है नाजिया इलाही खान, जिससे आप भली भांति परिचित है। दूसरी भी काफ़ी अच्छी पत्रकार है, निडर है, निर्भीक है। नाम है अंजू पंकज। इन पे मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, दोनों सनातनी हैं और राष्ट्रवादी हैं। सबसे बड़ी बात है, बीजेपी और मोदी की समर्थक है। दोस्तों, इसमें इन्होंने इतनी जघन्य मुद्दे उठाए हैं, खासतौर पर नाजिया इलाही खान जी ने। ये तो रुकती नहीं है, भाषा भी इनकी ऐसा ही में हो जाती है, किंतु बोलती करारा है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बताया कि उनको पप्पू जैसा नेता नहीं चाहिए, और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के इमरान खान है उनकी तुलना इन्होंने कुत्ते से की है। दोस्तों, ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए मैं ले चलता हूँ सीधा वीडियो की तरफ। 28 मिनट और 33 सेकंड की लगभग वीडियो। दोस्तों, थोड़ी लंबी जरूर है, मगर रिएक्शन में आपको मजा आ जाएगा। आखिर में मैं रिएक्शन दे दूंगा। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार नाजिया जी, गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार, जय सिया राम। गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को और जितने व्यूअर्स मुझे देखते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही पवित्र दिन है आज, और आप देखिए कि एक ऐतिहासिक फैसला भी ले लिया है मोदी सरकार ने। और महिलाओं को जो आरक्षण कितने सालों से चला आ रहा था, सुनते आ रहे थे कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, संसद में भी महिलाओं की भागीदारी होगी, अब वो इतिहास रचने का दिन आ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी शुभ काम कार्य हैं, और आज तक 76 सालों में नारी शक्ति को जो वैल्यू नहीं मिला था, नारी शक्ति को जो वाकई में सिर्फ लफ्जों में शक्ति कहा जाता था, उनकी शक्ति को सराहनीय नहीं किया गया था, वो हमारे मोदी जी की सरकार में ही सराहा जा रहा है, इज्जत दी जा रही है, इज्जत अफजाई की जा रही है। और नारी शक्ति का जो एक बिल पास हो गया है, जिसका नाम हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम रख दिया है। एक तरफ तो उन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल पर उन्होंने शिव शक्ति रख दिया था तिरंगे झंडे के साथ साउथ पोल पर, और इस बार रख दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे शुभ कार्य और सारे हिस्टोरिकल काम सिर्फ और सिर्फ करेज अगर है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी टीम में ही है। इसके अलावा तो भैया और कभी हमने देखा ही नहीं। लेकिन आज जब लोकसभा में प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात की कि एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं वो लोग, और सबसे उम्मीद करते हैं कि सब इसका समर्थन ही करें, लेकिन बीच में फिर बात आ गई थी शाहबानो की, कि अगर 1984 में वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस ने ना पलटा होता संसद में, तो तब की हालत सुधर जाती मुस्लिम महिलाओं की, और एक बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ, मैंने अभी एक हफ्ते पहले जब मैं दिल्ली में थी और सुप्रीम कोर्ट के वहां पर इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था, किसी प्रेस वाले ने पूछा था, तो मैंने हाथ दिखाकर एक फिंगर पॉइंट करके मैंने कहा था कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां पर 1984 से लेकर के 2017 तक मुस्लिम महिलाओं को रोना पड़ा था, कल्पना पड़ा था, सिसकना पड़ा था, और कई सरकारें आई और गई, पर ना ही किसी ने राष्ट्र की बात की, ना ही किसी ने अखंड भारत की बात की, ना ही किसी ने इस भारत की भूमि की बात की, ना ही किसी ने सनातन धर्म की बात की, ना ही किसी ने वेदों और ग्रंथों की बात की, ना ही किसी ने संस्कार और संस्कृति की बात की, और ना ही किसी ने मुसलमान पसमानदा, मुसलमान डिप्राइव्ड, मुसलमान सिसकी हुई औरतों को पंख देने की बात की। अगर ये किया किसी ने तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया, और उनके नेतृत्व में ही, उनके ही नेतृत्व के अंदर ये हमें 3 तलाक से आजादी मिली। सबसे ज्यादा मैं ही चीखी चिल्लाई थी और सबसे ज्यादा धमकियां भी मैं ही सुनी थी और आज तक सुनती आ रही हूँ। पॉलीगेमी हलाला को भी सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने वाली मैं ही हूँ। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे वो मामला मेरा लगा हुआ है। मुझे लगता है कि 24 से पहले इसकी भी जुगाड़बंदी मैं कर ही लूंगी, और आने वाले पार्लियामेंट में इसके ऊपर भी एक जबरदस्त बिल बनेगा। भले ही अवैसी जी चिल्लाएं आंखें मीचकर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बात कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन की, अंजू जी। बिल्कुल 33% महिलाओं को आरक्षण मिले, ये लंबी चौड़ी बहस होती आ रही है इस पर। लेकिन आज जब ये लोकसभा में बिल एक तरह से रखा गया, तो कांग्रेस की तरफ से कहना था कि पहल तो हमने की है,
तो कैसे देखा जाए और इसका स्वरूप क्या होगा? बुधवार को इस पर बहस होनी है, तो क्या स्वरूप होगा इसका, इस बिल का? देखिए, राजीव गांधी जी के जमाने में तो शाह बानो और सायरा बानो ने भी तो रोया था ना, कल्पा था ना, आंसू बहाए थे ना, खून के आंसू रोए थे ना। तो तब क्यों नहीं याद आया था राजीव गांधी जी को? और उसके बाद फिर सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं याद आया? उसके बाद मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं याद आया? उन लोगों को भी तो याद करना चाहिए था, उन लोगों को भी तो याद आना चाहिए था ना, पर किसी को तो याद नहीं आया। अब बात आती है कि 27 साल से महिलाएं अपने हाथों को मसल रही थी, 27 साल से अपने हलक की बात हलक में रखी हुई थी, अपने दिल की बात दिल में और मन की बात मन में। 13 साल से ये बिल पेंडिंग में अटका पड़ा था। इसको उठा करके कोई देखने वाला नहीं था, इस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं था, इस पर बात करने वाला कोई नहीं था। और आज 13 साल के बाद, या इंटायरली अगर हम कहते हैं तो 27 साल के बाद पहली बार एक स्पेशल सेशन रखाया। हालांकि मॉनसून सेशन हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी, और सबके दिल में एक जिज्ञासा थी और बड़े भड़की हुई थी सोनिया गांधी जी, और उन्होंने तो चिट्ठी भी लिख डाली थी कि भाई ये क्यों स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। मतलब दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसी इटली की महिला के पीछे ये पूरा भारत भाग रहा था, जिसको महिला के अधिकारों की कोई परवाह ही नहीं, ना पहले थी, ना अब है, और ना कभी रहने वाली है। तो अब 13 साल के बाद इस सारे दस्तावेज के धूलों को हटा करके एकमात्र एक शेर है, एक राम भगवान का अवतार है, जिसने ये सारे धूल मिट्टियों को हटाया खाते पर से, और इस बिल को स्पेशल सेशन में प्लेस किया गया। मैं और भी आपको बताना चाहूंगी अंजू जी कि ये जो स्पेशल सेशन जो 5 दिनों का हमारे पार्लियामेंट में, पुराने पार्लियामेंट में रखा गया है, कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक बात थी कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ा गुहार लगाया करते थे, बड़ी फोकस किया करते थे कि नहीं, महिलाओं के अधिकार पर बात होनी चाहिए, रिजर्वेशन पर बात होनी चाहिए, महिलाओं का अधिकार वंचित नहीं होना चाहिए। और कई बार अपने मीठे और तीखे अंदाज में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने भी इन बातों को रखा था, कभी बहुत मीठे अंदाज में, कभी बहुत तीखे अंदाज में, कभी बहुत अग्रेशन में, कभी बहुत पोलाइट होकर के उन्होंने अपनी बातों को रखने से कभी वो पीछे नहीं हटी थी। लेकिन उनकी बात भी तय नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस का ईरा था, कांग्रेस का जमाना था, हमारा दुर्भाग्य चल रहा था, हमारे ऊपर एक काल चल रहा था, इस वजह से महिलाओं को इज्जत नहीं दी जा रही थी। हमने कई बार सुना है बचपन से लेकर के आज तक, और कई किताबों में पढ़ा है, और भोलपुर में शांति निकेतन है, वहां पर भी इंदिरा गांधी जी के बारे में कई चिट्ठियां हमने पढ़ी हैं कि वो कभी भी किसी दूसरी महिला को अपने बराबर और अपने टक्कर का देखना पसंद नहीं करती थी। और इन जो शांति निकेतन में जो चिट्ठियां आज भी मौजूद हैं शीशे के अंदर, उसको पढ़ने से ये चीजें साफ हो जाती हैं कि यही वजह थी कि ना ही सोनिया गांधी के जमाने में, ना ही मनमोहन सिंह के जमाने में, ना ही राजीव गांधी के जमाने में, और ना ही इंदिरा गांधी के जमाने में कभी भी महिलाओं के अधिकार की बात सुनगुन भी पैदा हुआ, और ना ही बात को पूरा किया गया। अब बात आती है कि जिस भारत की भूमि पर 48.41% 2022 का डेटा मैं बता रही हूं कि 48.41% महिलाओं की पॉपुलेशन है। इसको अगर आंकड़े से हम निकालें तो 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं इस भारत की भूमि पर, इस धरती पर महिलाएं हैं, और उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने कभी भी आवाज उठाना तो बात छोड़िए, कभी चू तक नहीं किया कि महिलाओं को भी उनका रिजर्वेशन देना चाहिए। आज मोदी जी ने जब संसद में कहा कि हर एक फील्ड में, हर एक जगह पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसरो की टीम से लेकर के उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस तक की बात कह डाली कि सारे मैदान में हमारी महिलाएं जो हैं वो आगे निकल रही हैं, तो इस संसद के अंदर सिर्फ 78 महिलाएं क्यों होनी चाहिए? 542 चेयरों के बीच में सिर्फ 78 महिलाएं। हालांकि देखिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में सिर्फ बात नहीं की है, उन्होंने तमाम पार्टियों को लेकर के 78 महिलाओं का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि 542 में सिर्फ 78 महिलाएं क्यों होनी चाहिए। आज भारत की बेटियां हमें चांद तक पहुंचा रही हैं। आज भारत की बेटियां लाइफ इंश्योरेंस से देखिए, और खेत जोतने से लेकर के फाइटर जेट तक देख लीजिए, तो भारत की बेटियां वो काम कर रही हैं। तो संसद के अंदर सिर्फ 78 क्यों? मैं बोलना चाहती हूँ कि जब फेयरवेल, जब पहले दिन के कल के सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में जब फेयरवेल हो रहा था कि ये आखिरी सत्र यहाँ पर चल रहा है और इसके बाद विंटर सेशन जो है वो नए पार्लियामेंट में होगा, तो कई नई पुरानी यादों को लेकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कल बड़े भावुक हो गए थे, आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गया था। कहने लगे कि एक गरीब घर का इंसान हूं मैं, बहुत गरीब, एक चाय वाला हूं, मुझे लोगों ने चाय वाला का नाम दिया था, और जब मैं पहली बार
पार्लियामेंट में एंटर किया था तो मैंने अपने शीर्ष को झुका करके माथा टेका था और मैंने कहा था कि इसको मैं पार्लियामेंट नहीं कहूंगा, इसको मैं टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहूंगा। इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कही। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज जो 33% रिजर्वेशन तय हुआ है हमारे लिए, आप भी महिला हैं अंजू जी, आपने भी बड़े सिक्के चलाए हैं अपने नेशनल न्यूज पर, आपने भी बड़ा दहाड़ा है नेशनल न्यूज पर। लोग आज भी जब मुझे और आपको साथ में देखते हैं और जब मैं उसके कट्स निकाल करके मेरी टीम जब उसको डालती है तो नीचे आता है कि आज तक में इनके सिक्के चलते थे, अरे सहारा में इनके सिक्के चलते थे। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो आप सोचो कि हम दोनों एक वर्कोहॉलिक, एक वर्किंग वुमेन है, साथ साथ माँ भी है, एक परिवार भी हम चला रहे हैं, हम दोनों परिवार भी चला रहे हैं, ममता भी है हमारे अंदर। तो आप सोचो कि एक भारत का प्रधानमंत्री जो सीता माँ की पूजा करता है, जो पार्वती माँ की पूजा करता है, जो ब्राह्मणी को पूजता है, जो माहेश्वरी को पूजता है, जो कुमारी को पूजता है, जो वैष्णवी को पूजता है, जो बराही को पूजता है, जो इंद्राणी को पूजता है, जो यामी को पूजता है, तो वाकई में ऐसा ही व्यक्ति तो भारत की महिलाओं के बारे में सोचेगा ना, और सोचेगा कौन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखो मैं ना आज उनका भाषण भी सुन रही थी और उसके बाद मैंने जो राज्यसभा में नेता विपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भाषण भी सुना। जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में गए उन्होंने वहां पर भी बोला और ये कहा कि वो राज्यसभा से भी उम्मीद करते कि सभी सांसद इस बिल पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही सवाल उठाया कि देखिए सभी पार्टियां ऐसी महिलाओं को चुनकर लाती हैं दलितों से भी, जो सिर्फ उनकी बात सुने और मुंह बंद रखे और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं। तो वो देखिए उन्होंने किस तरह की बात की, जबकि मुझे ये लगता है कि अगर आप महिलाओं को मौका देंगे तो और उनको उनके बारे में, उनके हक के बारे में बोलने का मौका देंगे तो वो जरूर बोलेंगी। लेकिन वो पता नहीं किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, यानी कि इस मुद्दे पर भी वो राजनीति कर रहे थे। और जब यूपीए के टाइम में इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाने की बात हुई थी तब भी तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी का ऐसा ही रुख था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी 10 मिनट पहले की मैं आपको की न्यूज दे रही हूँ। 180 सीट पर 2 एमपीज के बारे में बात की जा रही है और 33% रिजर्वेशन तो हमारा फिक्स हो ही चुका है, वो बिल तो पास हो ही गया है। और ये कुछ नया नहीं है, ये भी कुछ नया नहीं है। मैंने आपको पहले भी किसी एक सेशन में मैंने कहा था कि ये भी कुछ नया नहीं है और ये भी कुछ नया नहीं है। 1952 में ये ऑलरेडी हो चुका है, 1957 तक ये चल रहा था। एक क्षेत्र पर, एक लोकसभा पर 2 लोग, एक महिला नेत्री और एक जनरल जो भी जिसका भी नाम आना था, उनको इलेक्शन फाइट कराया जा रहा था। बहुत बड़े कांग्रेस के विरोध के बाद ये 1962 में इसको खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद फिर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि 12 सितंबर 1996 में ये बात फिर उठी थी, बहुत जोरदार तरीके से उठी थी। मैंने आपसे कहा भी कि सुषमा स्वराज जी ने कभी अपने तीखे अंदाज में और कभी अपने मीठे अंदाज में इस बातों को रखने से कभी वो पीछे नहीं हटी। तो एच.डी. देवे गौड़े ने टेबल पर इस बारे में बात रखी थी और कॉन्स्टिट्यूशन 81 अमेंडमेंट बिल के हिसाब से उन्होंने कहा था कि 1/3 महिलाओं को दे देना चाहिए रिजर्वेशन, 1/3। और आज जो ये हिस्टोरिकल बिल आया है, मुझे लगता है कि सपना सच हुआ है। मुझे लगता है कि आज इस भारत की धरती पर हर एक महिलाएं बधाइयां ले रही होंगी भारत के प्रधानमंत्री की। आज गणेश पूजा में एक और दुआ बढ़ गई होगी कि और लंबी उम्र हो जाए भारत के प्रधानमंत्री की। इस बिल का नाम जिस हिसाब से उन्होंने नारी शक्ति वंदन रख डाला, ये भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल बात है। ये भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल बात है। मैं अटल जी के बारे में भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने कई बार एक बात कही थी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ये राष्ट्र रहना चाहिए, ये भूमि रहनी चाहिए और महिलाओं का अधिकार रहना चाहिए, महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। तो मैंने हमेशा कहा है कि राम और शिव भगवान के 2 अवतार हैं हमारे पास, और इस बार भारत की तरक्की जो है वो हो तो रही है और आगे आगे देखिए होता है क्या। आपने खड़गे जी की बात कही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये लोग अपने आप को बहुत एडुकेटेड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा राहुल गांधी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक पप्पू बनकर रह गया और एक कुत्ता बनकर रह गया। तो क्या हमें ऐसा चाहिए इंसान व्यक्ति जिसको देश का बच्चा बच्चा पप्पू बुलाए और पाकिस्तान देश का बच्चा बच्चा जिसको कुत्ता कहकर बुलाए? तो हमें तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें तो संस्कृत भाषा में पढ़ा लिखा, एक छोटे से मामूली स्कूल में पढ़ा लिखा एक ऐसा व्यक्ति मिल चुका है जो भगवान के अवतार के रूप में आया है और जो कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी कास्ट में नहीं रख रहा है
इस बिल में भी उन्होंने एससी को दिया है, एसटी को दिया है, एंग्लो इंडियन फीमेल्स के बारे में बिल में लिखा हुआ है कि एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, एंग्लो इंडियंस को मिलेगा। तो जो सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई है और किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी तरीके की कोई पार्शियलिटी नहीं है, तो ये खड़गे जी बोलेंगे क्या? इनके पास है क्या? आज आप सोचो कि अमेठी में राहुल गांधी हारा क्यों? इतनी तिगड़म लगाने के बावजूद अम्मा को उठ करके, वो अम्मा मैंने बोल दिया, अम्मा तो भारतीय लोग बोलते हैं, मम्मा को उठ करके फोन करना पड़ा सपा के लोगों को कि मेरे बेटे को जिता देना। इसके प्रूफ है मेरे पास कि मम्मा को उठ करके फोन करना पड़ा, मम्मा ने फोन किया था, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी जी ने जीता। क्यों वो हारे थे आपको पता है? वो हारे थे क्योंकि हिंदू उनसे नफरत करने लगे थे, राहुल गांधी जी से। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत रहे थे, जीते, वहां पर उनको मुसलमानों ने वोट दिया और इसका नतीजा आज हमको दिख रहा है कि स्टेलिन के बाल बच्चे जो है वो माँ का नाम दुर्गा होते हुए भी वो गालियां लेकिन देते हैं सनातन धर्म को। तो मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ कि 8% सुन्नी मुसलमान का वोट अपने पॉकेट में रख लो, बाकी सारे वोट तो हमारे हैं। आज अभी इसी वक्त अंजू जी अगर वोट करा दिया जाए इसी लम्हे में, तो मैं कहती हूँ कि ये 40 सीटें भी इनके पास नहीं बचेंगी। 10-15 सीटों में ये कहीं कोने में नए पार्लियामेंट में ऐसा छुप जाएंगे कि लोग खोजते नहीं खोज पाएंगे, और इनको कॉरिडोर पर फिर से इनको फ्लाइंग की सुराख मारना पड़ेगा। आप सोचो, आप डिफरेंशिएशन लगाओ ना, भारत को सोचने की क्या जरूरत है इसमें? एक तरफ एक प्रधानमंत्री के दौड़ में दौड़ रहा है राहुल गांधी, जो कन्हैया को लेकर के देश को तोड़ने की बात करता है, और वो करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जो संसद के अंदर देता है चुम्मा चाटी और संसद के अंदर आंख मारता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो नारी शक्ति के बारे में बात करता है, नारी शक्ति वंदन के बारे में बात करता है, जिसने चांद के साउथ पोल पे शिव शक्ति नाम रख दिया, जो हर रोज मुस्लिम पसमानदा बेटियों को उजागर करता है कि नहीं तुम भी कुछ कर सकती हो, नहीं तुम भी कुछ बन सकती हो। तो क्रिस्टल क्लियर है, कोई नहीं जाकर के राहुल गांधी को वोट देगा, और इतनी बुरी तरीके से ये 15 सीटों में एकदम पैक हो जाएंगे ना कि पार्लियामेंट में ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि ओवैसी साहब का क्या होगा? उनकी पार्टी कैसे इतना रिजर्वेशन दे पाएगी? उनका तो बुरा हाल होने वाला है। ओवैसी साहब के लिए भी मैं बहुत बड़ी तैयारी करके रखी हूँ। ममता बनर्जी तो कहती है कि मैं ओवैसी को एंटर नहीं करने दूंगी मेरे पश्चिम बंगाल में, नहीं तो उनका जो मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत अब बच गया है वो भी कहीं ना कट जाए। ओवैसी ने आज बड़ा चिल्ला करके कहा है कि मैं थूकता हूँ, मैं बिल्कुल झांकता भी नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है I.N.D. से। इनको अगर करना है मोदी जी का बराबरी करना है तो उनकी आइडियोलॉजी से लड़कर दिखाएं। तो उन्होंने आज कल भी उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी विरोधिता की थी ओवैसी जी से और तमाम मुस्लिम स्कॉलर से, और जो लोग कांग्रेस के चाटुकारता है इमाम बुखारी जी से। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जब नेशनल न्यूज चैनल की खिड़कियों में बैठते हैं और हम जैसी भारतीय नारी जब इनका सामना करते हैं, तो ये एक बात बोलते हैं कि हमने बचपन से सीखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिर पाकिस्तान में 21% माइनॉरिटी जो थे वो 5% पे कैसे आ गए अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है? तो भाई मजहब, इस्लाम मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है। अगर नहीं सिखाता होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ नहीं रहे होते। अगर नहीं सिखा रहा होता तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस्लाम कबूल ना करने पर गला काटने का ऑर्डर नहीं दे रहे होते। अगर मजहब बैर करना नहीं सिखा रहा होता तो इस्लाम में इस्लाम कबूल करने वाले को 10 महिलाएं बांदियों के तौर पर ना दी जाती। तो मजहब तो सिखाता है, इस्लाम तो सिखाता है आपस में बैर रखना। इस्लाम कबूल ना करने पर गला काटने का ऑर्डर नहीं दे रहे होते। अगर मजहब बैर करना नहीं सिखा रहा होता तो इस्लाम में इस्लाम कबूल करने वाले को 10 महिलाएं बांदियों के तौर पर ना दी जाती। तो मजहब तो सिखाता है, इस्लाम तो सिखाता है आपस में बैर रखना। आपको एक चीज और बताती हूँ अंजू जी, हमारे भारत के कवि ने कभी भी पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी है, कोई कविता नहीं लिखी है। आप पलट कर देख लो, आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लो। क्यों नहीं लिखी? देखिए वो कितने इंटेलिजेंट थे, ये अवैसी, ये मौलवी, ये मुल्ला, मतलब ये लोग तो मदरसा छाप है ना, 10 पैसे की औकात नहीं है इनकी। क्यों नहीं लिखी कोई भी कवि ने? क्योंकि पहले था नहीं, फिर है, और ये 3 वीर गति प्राप्त होने के बाद पता नहीं कब खत्म हो जाए।
इसलिए नहीं लिखी थी कि जिस देश का कोई वजूद ही नहीं है उसके ऊपर कविताएं लिख करके वो अपने दिमाग को क्यों खाली करते। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे तो उसका वजूद ही खतरे में पड़ गया ना। आज है कल है पता नहीं क्या होगा उसका। वैसे ही वो डरा सहमा बैठा है कि पीओके में पता नहीं कब क्या हो जाए। अपना घर उसे संभाल नहीं रहा है, तालिबान उसके देश में घुसा है लेकिन उसको पीओके चाहिए। लेकिन मुझे ये समझाइए कि ये जो जितनी मुस्लिम पार्टियां हैं या फिर समाजवादी पार्टी जिनका वोट बैंक मुसलमानों में है, लालू की पार्टी आरजेडी, इनका भी माई फैक्टर चलता है, मुस्लिम और यादव का फैक्टर चलता है, तो ये पार्टियां क्या करेंगी? क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से महिला आरक्षण का विरोध किया। ये तो अड़ंगा लगा देते हैं कि दलितों में भी होना चाहिए, ओबीसी में भी होना चाहिए। इस तरह के बहाने बनाकर इस बिल को डिले ही करते रहे हैं। यूपी के जमाने में तो ये साथ में थे लेकिन इसके बावजूद ये बिल कभी पास नहीं हो पाया। तो क्या लगता है आपको अब इनकी रणनीति क्या रहेगी, या इनको पीएम मोदी ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले से फंसा दिया है? क्योंकि उन्होंने भी तो इस बिल में तो एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख दिया है SC ST एंग्लो इंडियन सबको एकदम बराबर में एक ही कतार में सबको खड़ा कर दिया है। अभी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कमलनाथ जी हो गए हैं सड़कनाथ जी। अब वो बाबा बागेश्वर जी को बुला करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं भी हिंदू हूँ। और ये जितने बरसाती मेंढक हैं जो जैसे ही इलेक्शन आता है वो रुद्राक्ष हाथ में ले लेते हैं, टीका लगा लेते हैं और मंदिरों का दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जितने चिटिंगबाज एक साथ खड़े हैं इंडी में जो सारे इंडी अलायंस जो ये खड़े हैं लाइन से, तो जो ये 23,000 करोड़, बेचारे अमित शाह जी ने साफ कहा कि आगे तो मैं गिनती ही नहीं छोड़ दिया। मॉनसून सेशन में उन्होंने कहा ना, बड़े अग्रेशन में कहा कि इतना घपला था कि मैं 23,000 करोड़ तक में ही मैं थक गया और फिर मैंने कहा छोड़ो भैया। तो ये 23,000 करोड़ के बारे में पूछताछ जब जनता करेगी इनसे, जनता की मीटिंग के वक्त, तब इनका जवाब क्या होगा। स्टेलिन ने जो सनातन धर्म को मलाइन किया है और अब्यूज किया है, उसके बारे में जब जनता मीटिंग में लोकसभा इलेक्शन के वक्त जब जनता इनसे पूछेगी तब क्या होगा। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये पूछा जाएगा कि तुम कन्हैया को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा, एक देश को तोड़ने वाले को, भारत को तोड़ने वाले के स्लोगन वाले को तुम भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे उसके बारे में कुछ गौरतलब करो, तब इनका जवाब क्या होगा। तो बहुत सारे जवाब इनको देने पड़ेंगे और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मीटिंग जामा मस्जिद के अंदर होगी, इनकी मीटिंग बंगाल में मटिया बुरुज के अंदर होगी, इनकी मीटिंग लखनऊ में सिर्फ जहां पर मजार वगैरह है वहां पर होगी। अच्छा, मुझे तो यूपी का भी डर लग रहा है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने जब अयोध्या राम मंदिर का जब डॉक्यूमेंट्स मांगा था तो भाई हमारे योगी जी ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि ये लोग सीधा सोशल साइट पर मैंने डाल दिया, जितनी मजारें और जितने करबला और जितने मस्जिदें हैं सबका बिल दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ के तोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि अब वहां तो वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड का सब कार्यक्रम था जमीनों को हड़प करने के लिए। तो ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी जो जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर अपनी अपनी स्पीचेस रखेंगे और मुसलमान ही नारे तकबीर करेंगे। इसके अलावा मोर देन 82% जगह पर ये जाने के काबिल नहीं है, इनके पास मुंह ही नहीं है जाने का। अब आप बोलिएगा कि हमारे देश में जो 42% जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो बहुत ज्यादा हाईली एडुकेटेड आते हैं, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, हम जैसी फैमिली के लोग, बैरिस्टर, ऐसे लोग जो आते हैं, वो तो 23,000 करोड़ के बारे में ही सबसे पहले पूछेंगे कि भाई ये तो जनता का पैसा था। चारा घोटाला, SSC स्कैम, टेट स्कैम, नारदा शारदा, रोज वैली चिट फंड, तो ये सारी चीजें जो आपने करके रखी है, कोयला घोटाला, गोरू प्रचार, तो ये सारी चीजें जो आपने करके रखी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गौर तलब करें, इसके बारे में थोड़ा कन्फ्रंटेशन पे बैठे। लेकिन नाजिया जी, दिक्कत विपक्षी पार्टियों को इस बात से हो रही है कि अगर 33% आरक्षण दे दिया जाता है महिलाओं को, तो फिर तो 50% जो वोट बैंक है वो सीधे सीधे पीएम मोदी के खाते में चला जाएगा, बीजेपी को वोट करेंगी महिलाएं। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं का रुख आपको क्या लगता है? उनके लिए भी तो मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है, क्या इस बात को वो रियलाइज करती है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक करती हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि लाखों की भीड़ में अगर 10 मुन्नियां खड़ी होकर के ये कहती हैं कि नहीं भाई मोदी जी अच्छे इंसान नहीं है, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा उठा ही रहे हैं मुसलमान, बिल्कुल उठा रहे हैं। अपने घर के अंदर मुझे एक बात बताया, आपके कोई भी मुसलमान अपने घर के अंदर अपने बाप को एक तमाचा खींच के मार सकता है? नहीं मार सकता है ना। लेकिन मोदी जी को रोज गालियां दे करके, आराम से सीना चौड़ा करके, उन्हीं की योजनाओं से लाभ उठा करके, उन्हीं की सुरक्षा भारत की मिट्टी पर आराम से सुकून से सो जाता है। अब आप सोचो इनका करेज,
आप सोचो कि ये कितने बेशरम कौम है। देखिए, मैं आज 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ एक मुसलमान औरत होने के नाते कि अगर ये नहीं भी होता, ये तो उनके हृदय में इतनी मोहब्बत है महिलाओं के लिए, इसलिए उन्होंने स्पेशल सेशन बुला करके किया है। उनको लगा कि ये होना चाहिए और इसी नए पुराने पार्लियामेंट में ही होना चाहिए, ताकि जो भी लोग इस बारे में बात उठाए थे उनकी भी आत्मा को शांति मिले। तो मैं, अगर ये नहीं भी होता तो भी जितनी योजनाएं मुसलमान लड़कियों के लिए और मुसलमान कारीगरों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए आ चुकी थी, उस हिसाब से भी मुसलमान महिलाओं के 80% जो महिलाएं हैं मुस्लिम की, वो मोदी जी को ही वोट करती, एट एनी कॉस्ट वो मोदी जी को ही वोट करती। आप सोचो, शादी शगुन योजना, कारीगर योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना, 3 तलाक बैन, पॉलीगेमी एंड हलाला को बैन करने का पूरा हम लोग ताकत लगा रहे हैं। हज में जाने के लिए जो जीएसटी 15% था उसको 8% कर देना, महिलाओं को अकेले हज जाने की पहली बार 1500 साल में अनुमति देना, उनको वो फ्रीडम फील कराना कि आप अल्लाह के घर में अल्लाह की हिफाजत से जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान देना, कहीं पर 50% मुसलमान लड़कियों को स्कॉलरशिप देना, कहीं पर 75% मुसलमान पुरुषों को नौकरी का कोटा दे देना, तो ये सारी चीजें कंबाइंडली अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी भी कास्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। और पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने सच में वाकई में मुसलमान बेटियों के लिए सोचा है, मुसलमान महिलाओं के लिए सोचा है, वाकई में मुसलमान बच्चों के लिए सोचा है। आप सोचो कि पहले ही संसद में उन्होंने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दे दीजिए, तो वो चाहते थे कि मुसलमान बच्चे और बच्चियां इतने काबिल हो जाएं कि उनको किसी के सहारे की जरूरत ना हो, वो खुद अपने पैर पर खड़े होकर के चिल्लाकर कहें कि भाई मुझे इस चीज की जरूरत है। क्योंकि हम अपनी बातों को तब रखने के पोजीशन में आते हैं जब हम शिक्षित होते हैं। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम यही सोचेंगे कि मेरे अब्बा मरने के बाद 72 वर्जिन हूर पाएंगे। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक यही होगा ना। हम शिक्षित हैं, हम समझ रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये झूठी लुच्ची कहानी है, ये फैब्रिकेट कहानी है। तो ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि पुरुष अगर दे ना दे वोट भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन महिलाएं 80% सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही वोट करेंगी। तो चलिए, अब कम से कम बुधवार को जब इस पर बहस होगी बिल पर, तो उसके बाद देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन एक बड़ी ऐतिहासिक और पॉजिटिव जिसे कहते हैं पहल शुरू हो गई है, और महिलाएं होने के नाते हम दोनों को भी खुश होने की जरूरत है। तो ये तो हम दोनों एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं कि देखिए कितना क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। अब वो पार्टियां जो पहले इसका विरोध करती रही थी, जिनको अभी खुजली मचनी शुरू हो गई कि वो कैसे महिलाओं को खड़े करेंगे, कैसे उन्हें बराबरी पर लाएंगे, कैसे उन्हें सांसद बनाएंगे, तो उनको देखना होगा कि उनका रवैया अब भी क्या रहता है, क्योंकि बहस होगी संसद में। तो बहुत मजा आने वाला है अंजू जी। ये एक गुट खड़ी हुई थी कि नहीं तलाक होना चाहिए, तो हम लोगों ने तो उस वक्त 2017, 18, 19 तक हमने उन महिलाओं से काफी अच्छे सवालात किए थे नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके, जो तब वो चुप हो गई थी। अभी ये सुनना बाकी है कि नहीं हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस की सरकार और ये जो गठबंधन जो 28 माथा का रावण जो है, वो ऐसी टट्टू और पपेट महिलाओं को खड़ा करेगा। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि खड़ा करेगा, और बोरके में खड़ी होगी तो कोई साड़ी में खड़ी होगी, डेफिनेटली खड़ी होगी। तब जब हमारा जो सवालों का तीर उनसे स्टार्ट होगा ना, तब देखने में मजा आएगा। क्योंकि मैं तो मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट सवाल करती हूँ, मैं तो ऐसे ढके हुए लफ्जों में मैं सवाल करती नहीं हूँ। जब मेरा पॉलीगेमी और हलाला जब फाइल हुआ था, तो उस वक्त भी मुसलमान महिलाओं ने मुझे टारगेट करने की कोशिश की थी, पुरुषों के साथ साथ, क्योंकि पुरुष को मैं आराम से जवाब दे पा रही थी, तो उन्होंने सोचा था कि महिलाएं अगर खड़ी हो जाएंगी तो ये जवाब नहीं दे पाएगी। तब मैंने उनसे पूछा था कि आपके बेड पर आपके पति के साथ 4 और महिलाएं रहेंगी तो ये फोरसम करने में मजा आएगा क्या? काफी मॉडर्न हो गई है मुसलमान महिलाएं भाई। तब उनकी जुबान चुप गई थी और कोई सामने नहीं आया था, और आराम से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मेरा पिटीशन चला गया। तो मैं तो ऐसे ही सवाल फिर से करूंगी इस रिजर्वेशन पर भी। आपका यही अंदाज बहुत से लोगों को पसंद है और बहुत से लोगों को नाराज भी करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, आप ऐसे ही दबंग तरीके से विरोधियों के मुंह बंद करते रहें, क्योंकि आप जो बात कहती हैं नाज़िया जी, उसमें तथ्य होते हैं, तथ्यों के साथ आप बात करती हैं, हवाई बातें आप नहीं करती हैं, इसीलिए बहुत आपको चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है।
लेकिन चलिए, अभी तो हमें बहुत मजा आएगा जब यही विपक्षी पार्टियां जो पहले रिजर्वेशन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी, अब वो क्या बोलती हैं, क्योंकि उन्हें मोदी सरकार ने एक ऐसी जगह पर लाकर फंसा दिया है जहां से वो इसका विरोध करेंगे तो भी फंसेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब तो बुरी तरह से तो भी फंसेंगे। उनकी राजनीति की दुकान का क्या हाल होगा ये तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन आपने इस मसले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम। तो दोस्तों देखी दो शेरनियों की धाड़ आपने। एक तो शेरनी नंबर 1 है इस वक्त जो भारत में शेरनी बनकर गरजती हैं, नाजिया इलाही खान सुप्रीम कोर्ट की लायर हैं। हलाला केस में पैरवी चल रही है, जैसे उन्होंने कहा है कि उस पर फैसला आ जाएगा। 3 तलाक भी इन्होंने दिलवाने में भारत सरकार की काफ़ी मदद की थी, पैरवी की थी, जैसे कि ये बताती हैं। और ये अंजू पंकज जी भी बहुत बेहतरीन, निर्भीक, निडर पत्रकार हैं, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक हैं और पता नहीं फिल्टर लगाती हैं क्या लगाती हैं, लेकिन बहुत आकर्षक लगती हैं इस उम्र में भी। और बाकायदा जो है ये नाजिया इलाही खान, ये को फिल्टर नहीं लगाती है, जैसी हैं वैसी दिखती हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील है, इन्होंने ओबीसी की भी धज्जियां दे दी है। इन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, जिन्होंने ये सन 74 में अपोज किया था इस बिल को, और इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तुलना कुत्ते से की है। इन्होंने महिला आरक्षण बिल में 33% आरक्षण देने पर ये बताया है कि उसमें क्या क्या प्रावधान है और इनसे भारत की महिलाओं को कितना फ़ायदा होगा। और दोनों महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, जो उनकी शक्लों पे साफ दिख रहा है। दोस्तों मैं भी गौरवान्वित हूँ। हमारे देश की महिलाओं को, माँ बेटी बहनों को मौका मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, तभी वो समाज में अपना सर ज़्यादा फ़ख्र से उठा सकेंगी। बाकी तो हमारे देश में महिलाओं को जो पहले भी योगदान जो इनका रहा है महिलाओं का बहुत बेहतरीन रहा है। चाहे आप इसरो की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए। नाजिया इलाही खान और अंजू पंकज जी आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल हैं। एक गायत्री देवी और हैं जो अल्टरनेट मीडिया में आती हैं, वो शेरनी नंबर 3 कहूँगा उनको मैं। बहुत ही बेहतरीन पत्रकारों में से एक हैं। तीनों ही भारतीय हैं और ये दोनों तो भारत में ही रहती हैं, मगर वो गायत्री जो है अल्टरनेट मीडिया की, वो कहीं शायद साउथ अफ्रीका वगैरह में रहती है, किसी कंट्री में बताती नहीं है वो अपना, मगर वो भी बहुत सनातनी हैं। तीनों ही राष्ट्रवादी हैं, सनातनी हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको देख कर, लगता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आ गए। दोस्तों इन्होंने सारी पोल पट्टियाँ खोली हैं और किस तरह से बिल 27 साल से तड़प रहा था पास होने को, अब ये पास होने की कगार पर है। और ये लेकिन ये 2026 में जब सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा 2026 के बाद, तो यह बिल लगभग 2031 या 30 में जाके एप्लीकेबल हो पाएगा। इस लोकसभा चुनाव में या इन विधानसभा चुनाव में ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसी के साथ इतनी लंबी वीडियो को विराम देता हूँ। ये मेरा रिएक्शन था। अंजू पंकज जी के ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, रिस्पॉन्स कम है, मगर मेरे को इसमें दिली ख्वाहिश थी। मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दोस्तों अच्छे यूट्यूबर्स की वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है और इन्हीं पलों का एहसास मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। रिस्पॉन्स मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर कंटेंट पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।